हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान के पहले अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था तो आपको अवश्य ही याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। वहां पर हमने सबसे पहले अध्ययन किया था संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, हमने वियोजन अभिक्रिया का भी अध्ययन किया था। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना दे, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वहां पर हमने इन दोनों अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों का भी अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार में और कौन कौन से प्रकार हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है? देखिए, तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और अंग्रेजी में आपको नाम क्यों बताया जा रहा है? इसलिए ताकि आपको इस अभिक्रिया के बारे में जल्दी से याद हो जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेस कर देने का मतलब हटा देना। एक वस्तु जहां रखी है उसको हम कहते हैं कि यहां से डिस्प्लेस कर दो इसको। इसका मतलब है कि उस वस्तु को वहां से हटा करके दूसरी जगह पहुंचा देना। ठीक इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी होता है। एक तत्व जहां रखा है वहां से दूसरा तत्व आएगा, उसको हटा देगा, अर्थात डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। और उस विस्थापित के नाम से ही विस्थापन यहां पर नाम आया है, विस्थापन अभिक्रिया। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं परिभाषा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर मेरे पास एक तत्व है ए और एक तत्व का यौगिक मैं ले रहा हूं। अब दूसरा मैंने यहां पर यौगिक लिया है बी और सी, ठीक है। ए जो तत्व है वो ज्यादा ताकतवर है, अर्थात पावरफुल है। अगर हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। तो ए जो है ये क्या है? अधिक क्रियाशील है। याद रखना है आपको, क्या है? यह है अधिक क्रियाशील है। और जो अधिक क्रियाशील होगा, अधिक पावरफुल होगा, वो क्या करेगा? वो अपनी मर्जी चलाएगा, अर्थात वो कम क्रियाशील को, कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा देगा। अगर उसे जरूरत हुई तो वो उसको वहां से हटा देगा और खुद उसकी सीट लेकर के बैठ जाएगा। जैसा यहां पर जो ए तत्व है, ये तत्व अधिक क्रियाशील है, ज्यादा पावरफुल है, हम सीधे शब्दों में कहें तो अधिक शक्तिशाली है। क्या करने वाला है? यहां पर दो तत्व हैं, दो तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, बी और सी मिल करके यौगिक बना रखा है। अब इस यौगिक में से
अगर ये बी तत्व ए तत्व से कम क्रियाशील है या सी तत्व ए से कम क्रियाशील है, तो क्या करने वाला है, ए चाहता है कि वो जाकर के बी या सी से जुड़े। तो अगर बी क्रियाशील कम है, मैं यहां पर इसके बारे में लिख रहा हूं, बी के बारे में, कि जो बी तत्व है वह है कम क्रियाशील है। याद रखिए क्या है यहां पर, कम क्रियाशील है, अर्थात पावरफुल कम है बी वाला। अब ए चाहता है कि वो आकर के यहां पर इसकी जगह बैठ जाए, तो बैठ सकता है, आ सकता है, कारण कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए इस बीसी यौगिक में से बी को ये यहां से निकाल देगा। क्या करेगा, खुद इसकी जगह यहां पर आ जाएगा। और जब ये बी यहां से हट जाएगा, और जब ये बी यहां से हट जाएगा, तो क्या बनने वाला है, अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनेगा, ए यहां आ गया, बी यहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ए अधिक क्रियाशील तत्व है जबकि बी कम क्रियाशील तत्व है। तो आजकल समय भी यही है, जो जितना ताकतवर होता है वो उतनी ही अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है। तो इसी प्रकार से यहां से जो ए तत्व है जिसमें ज्यादा पावर है, वो बी तत्व जिसमें कम पावर, उसको वहां से हटा देगा। हटाने का मतलब है विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस से डिस्प्लेसमेंट बन गया है, विस्थापित से विस्थापन बन गया है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, ए यहां से जब इसको हटा देगा तो ए और सी बन जाएगा, जबकि बी का क्या हुआ है, वो अलग निकल गया है। तो प्लस में बी और हम वहां पर तत्व दिखा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा दे, विस्थापित कर दे और स्वयं उसकी जगह आ जाए और यौगिक बना ले, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होंगी, वो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होंगी। अर्थात कौन सी अभिक्रिया होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से परिभाषा दोहरा देता हूं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, अर्थात विस्थापित कर देता है और स्वयं आकर के यौगिक बना देता है। उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो एक साधारण सा और जर्नल सा उदाहरण दिया था। अब हम कुछ वास्तविक उदाहरण लेते हैं। चलिए इस विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मैंने यहां पर लिया है जिंक धातु। ठीक है, जिंक धातु को मैं एक धातु लवण के साथ यहां पर अभिक्रिया करवाऊंगा, और वो धातु लवण लेता हूं मैं यहां पर कॉपर सल्फेट CuSO4। अच्छे से परिचित होंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये जस्त धातु है, जिंक धातु है। जिंक धातु के ग्रेनुल्स को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट यौगिक है यहां पर, कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट बना रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट यहां पर क्या हो गया है, यौगिक हो गया है, धातु लवण है। ठीक है, और जिंक के साथ हम यहां पर इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, जिंक जो धातु है, ये वाली जिंक अधिक क्रियाशील है। ये जो जिंक धातु है ये इस कॉपर सल्फेट के यौगिक में से जाएगा और इस कॉपर को यहां से हटा देगा। क्यों, अभी अभी बताया था कि जिंक ज्यादा ताकतवर है, इसकी पावर ज्यादा है, और जब इसकी पावर ज्यादा है, ये कम पावरफुल है, तब कम शक्तिशाली है, अर्थात कम अभिक्रियाशील है, तो ये यहां से निकल जाएगा। इसमें ताकत ज्यादा है, इसकी मर्जी चलेगी, इसकी मर्जी चलेगी, तो ये क्या करेगा, ये कम ताकतवर को हटा देगा, खुद आके जुड़ जाएगा।
यहां पर इसको हटाया कॉपर को और जिंक आकर के जुड़ गया। बताइए क्या बनेगा? कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या बनने वाला है? कुछ सोचकर बता सकते हो कि क्या बनने वाला है? सोचिए, बताइए मुझे क्या बनने वाला है। चलिए मैं बताता हूं। जब ये जिंक यहां से जाएगा और इस कॉपर को हटा देगा तो क्या बनने वाला है? जिंक Zn और SO4 ये बनने वाला है। ZnSO4 ZnSO4 क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कहा जाएगा इसको। जैसे ये था कॉपर सल्फेट, वैसे ही ये क्या है? जिंक सल्फेट है। ठीक है। और क्या बनने वाला है? एक चीज बची हुई है अभी भी। बताइए क्या बनने वाला है? जो यहां से ये निकल रहा है, कौन निकल रहा है? जो कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील कौन है? कॉपर। तो प्लस में आप क्या लिखेंगे? Cu, कॉपर निकलने वाला है अलग से। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना इस अभिक्रिया को हम एक्टिविटी के रूप में करके देख ले। देखना चाहेंगे कि कैसे जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया है और जिंक सल्फेट बन गया है। देखिए, इसका सबसे सरल तरीका है। क्या तरीका है? कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रंग आप शुरू में देख लीजिए। कैसा रहेगा? वो नीला रहेगा। नीले रंग का कॉपर सल्फेट होता है और जब हम उसमें जिंक के ग्रेनुअल्स को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक सल्फेट का जो रंग है वो नीला नहीं होगा। फिर कैसा रंग होगा? कलरलेस, अर्थात रंगहीन। कैसा रंग रहेगा? कोई रंग नहीं रहेगा। और जिसका कोई रंग नहीं होता उसको क्या कहेंगे हम? रंगहीन। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था? नीला। और जब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया। अब कैसे पता चलेगा? अगर नीला रंग और रंगहीन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके और जिंक सल्फेट बना दिया है। तो पहचान लेंगे हम कि अभिक्रिया हुई है और अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हुई है। रंग ही बदल गया है कि नहीं? चलिए अब इस अभिक्रिया को हम देख भी लेंगे होगी कैसे। तो आइए स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया को एक क्रियाकलाप के द्वारा हम यहां समझने का प्रयत्न करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जैसा कि आपको बताया, एक तत्व होगा और दूसरा विलयन होगा, अर्थात यौगिक होगा। उस यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व या धातु या अधातु कम क्रियाशील तत्व अर्थात धातु या अधातु को विस्थापित कर देता है। यहां पर विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए जो अभी अभी आपको एक उदाहरण बताया गया, हम उसी को क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। उस अभिक्रिया को क्रियाकलाप द्वारा समझने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी और उस सामग्री में हम सबसे पहले क्या लेंगे? देखिए, कॉपर सेकेंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यहां पर CuSO4 5H2O, ये हमारे पास विलयन के रूप में अर्थात यौगिक के रूप में हमें लेना है। दूसरा जो हम यहां पर अभिकारक लेंगे, जिंक मेटल ग्रेनुअल्स अर्थात जिंक धातु को ले रहे हैं। तो ये दो हमारे पास यहाँ पर अभिकारक हो गए हैं। इसके अलावा पेट्रिडिस, ये मेरे पास जो है फ्लास्क, वाटर बोतल है और ये दो परख नली है जो परख नली स्टैंड में लगी हुई है और एक स्पैचुला है। देखिए, इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फ्लास्क लेना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ मात्रा में जल हमें लेना पड़ेगा। कुछ मात्रा में जल लेने के पश्चात हमें क्या करना होगा? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को जल में मिलाना होगा। यहां पर कॉपर सेकेंड सल्फेट का आपको कलर नोट करना होगा। देखिए यहां पर किस प्रकार का कलर है? ब्लू कलर है। तो आप इस प्रकार से कॉपर सेकेंड सल्फेट को
जल के अंदर डाल करके कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करेंगे। ये देखिए हम इसको मिलाएंगे, जिससे क्या होने वाला है, हमारे पास एक विलयन तैयार होने वाला है। उस विलयन के रंग को यहाँ पर नोट करना अनिवार्य है। इसके पश्चात हमें क्या करना है, हमें परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन को भरना है। उसकी कुछ मात्रा आप वहां पर लीजिए, ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से हमें दूसरी परख नली के अंदर भी कॉपर सल्फेट के विलयन को भर लेना है। इस प्रकार से हमने दो परख नलियों के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भर लिया है। आपको इन दोनों परख नलियों में जो रंग है वह देखना है। आप देख रहे होंगे दोनों परख नलियों में विलयन का रंग नीला है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एक परख नली को तो परख नली स्टैंड में लगा देते हैं। ये देखिए मैंने एक परख नली को परख नली स्टैंड में रख दिया है, और जो दूसरी परख नली है उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे जो दूसरा अभिकारक था जिंक, उसको मिलाना है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं स्पैचुला की सहायता से जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के दाने, ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा आपको, जिंक के ग्रेनुअल्स, जिंक के दाने, दस्ते के दाने, ये देखिए, इसको एक परख नली में मिला देना है। एक परख नली ली हमने जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जिंक मेटल्स के ग्रेनुअल्स को डाल देना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस परख नली के मुंह को कॉर्क के द्वारा बंद कर देना है। ये देखिए मैंने बंद कर दिया है, और बंद करने के पश्चात अब मुझे इसको मिलाना है, ताकि यहां पर जो जिंक है वह कॉपर सल्फेट के घोल के साथ अभिक्रिया करे। और अभिक्रिया कौन सी करे, विस्थापन अभिक्रिया करे। विस्थापन अभिक्रिया करेगा तो क्या होने वाला है, विस्थापन अभिक्रिया जब इसमें होगी तो इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग गायब हो जाएगा। इसको देखने के लिए क्या वास्तव में इसका रंग गायब हो गया है, हम दोनों परख नलियों को आपस में कंपैरिजन करके देख लेंगे, तुलना करके देख लेंगे। देखिए जिस परख नली में हमने जिंक को नहीं मिलाया था उसमें रंग अभी भी नीला है, जबकि जिस परख नली में हमने जिंक को मिला दिया है वह कलरलेस हो चुका है। ये देखिए यहां पर बिल्कुल कलरलेस है, ये देखिए। और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है, घोल है, ये क्या है, ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट रंगहीन होता है, तो ये रंगहीन विलयन जिंक सल्फेट है। जबकि यहां पर आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे, ये देखिए, ये बिल्कुल ये वाला, ये क्या है, आपको मैं नजदीक से दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो है इसके अंदर क्या है, ये है कॉपर धातु। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसके साथ जुड़ जाती है और नए यौगिक का निर्माण करती है, जबकि कम क्रियाशील धातु अलग हो जाती है। चलिए अब हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया के अन्य उदाहरणों की ओर। और अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। ठीक है, इस उदाहरण में अब की बार मैं आयरन ले लेता हूं, Fe, आयरन अर्थात लोहा। इस अभिक्रिया को करने के लिए हम लोहे की कील भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं यहां पर, लोहे की कील। याद रखिए लोहे की कील जो आप लेंगे उनको रैग मार्क से पहले रगड़कर साफ कर लेना है, ताकि वो जल्दी से अभिक्रिया दे दे। ठीक है, चलिए एक तो हमारे पास यहां पर हमने लिया है Fe, दूसरा हम यहां पर यौगिक लेते हैं जिसमें से आयरन जो लोहा जो है वो उस एक तत्व को हटा दे जो कम क्रियाशील है आयरन से। क्यों ना हम यही ले लें, कॉपर सल्फेट। चलिए लेते हैं CuSO4। फिर से इसका रंग कैसा रहेगा, नीला रंग रहेगा, है ना। नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, आयरन से, लोहे से। कैसे करवाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। परख नली में कॉपर सल्फेट और जल को मिला करके कॉपर सल्फेट का विलयन बना लेंगे। तो ये मैंने यहां पर क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है। ठीक है,
अभी मुझे क्या करना है, लोहे की कील को रैगमार्क से रगड़ के अच्छे से साफ करके, ताकि वो जल्दी से विक्रिया दें, और इसके अंदर डाल देना है। जब हम यहां पर लोहे की कील डाल देंगे, ये देखिए ये लोहे की कील इसमें डाल दी है, तो लोहे की कील का जो रंग है थोड़ी देर के बाद बदल जाने वाला है। वो थोड़ी देर कितनी देर है, 30 मिनट। लगभग 30 मिनट के बाद क्या होने वाला है, लोहा जो आयरन है वो जाएगा और यहां से इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर को विस्थापित कर देगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4। देखिए Fe इसको हटा रहा है आगे इसकी जगह, और SO4 था यहां पर, तो FeSO4 में बदल जाने वाला है ये कॉपर सल्फेट। ये देखिए ये बदल गया, कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद। और क्या बनने वाला है, ये कॉपर यहां से निकल जाने वाला है, तो प्लस में कॉपर बनेगा। तो कॉपर यहां से निकल जाएगा कॉपर सल्फेट से अलग। आयरन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कौन सा आयरन और कॉपर में से अधिक क्रियाशील है, सोच के बताइए। सही जवाब है आपका आयरन, और कॉपर सल्फेट में से आयरन अधिक क्रियाशील है, क्योंकि उसने यहां से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, और क्या बना दिया है, आयरन सल्फेट बना दिया है, FeSO4 बना दिया है। अब एक प्रश्न फिर से वही आ रहा है, क्या कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है। तो अभिक्रिया को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रंग को नोट करेंगे। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, नीला, और जो यहां पर आयरन सल्फेट बना है इसका कैसा रंग होगा, इसका रंग होगा हल्का हरा रंग, हरे रंग का विलयन बन जाएगा। जो यहां पर नीला रंग हमें ये शुरू में दिखाई दे रहा था, नीले रंग का था, ये क्या बनने वाला है बाद में, FeSO4 बनने वाला है। और FeSO4 का जो रंग होगा कैसा होगा, वो हरा रंग होगा। ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद रखना है आपको। क्यों, क्योंकि एक प्रयोग जो आपकी प्रायोगिक पुस्तिका के अंदर है, अर्थात प्रैक्टिकल के अंदर है, लोहे की कीलों के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का विस्थापन करना, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना। यह प्रयोग आपकी प्रैक्टिकल के अंदर भी है। प्रैक्टिकल के प्रयोग को हम अलग वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, तो इसलिए आपको ये जो अभिक्रिया है अच्छे से याद कर लेनी है, वहां काम आएगी। इस अभिक्रिया की हम एक्टिविटी का अध्ययन कर चुके हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का, एक बहुत ही सरल सा उदाहरण वो ले रहा हूं मैं यहां पर, ये देखिए। ठीक है, इस अभिक्रिया में मैं एक धातु का उपयोग कर रहा हूं, आपको उसका नाम सोचकर बताना है कि वो धातु कौन सी है। ये लिया मैंने यहां पर Mg, और इसको मुझे रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करवाने से पहले यहां पर हमारे पास दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक है Mg और एक अभिकारक है HCl। कौन सी धातु है इसमें, इसमें धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करने वाला है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। अधिक ताकतवर है मैग्नीशियम, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का क्या होने वाला है, हाइड्रोजन निकल जाने वाला है, वहां से अपनी जगह छोड़ देगा। अपनी जगह छोड़ देगा तो क्या बनने वाला है, Mg यहां पर आ जाएगा और Cl उसके साथ जुड़ जाएगा, MgCl2 बनने वाला है। आप कहेंगे जी MgCl क्यों नहीं बना, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो ये 2 क्लोरीन के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। तो एक संयोजकता वाले इसको 2 क्लोरीन चाहिए,
तब ये इनके साथ जुड़कर क्या बनाएगा, MgCl2 बनाने वाला है। तो आपको जो भी यौगिक यहां लिखना है उसको उसकी संयोजकता को कंप्लीट करते हुए लिखना है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम ने HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और बना दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या बनने वाला है, क्या निकलने वाला है, ये जो हाइड्रोजन है ना ये यहां से निकल जाने वाली है। तो हाइड्रोजन एक अकेली नहीं निकलेगी, H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी। तो जब यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दो की फॉर्म में निकल रही है, तो इसको हम संतुलित भी कर देंगे। संतुलित करने का मतलब है कि इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी दो हाइड्रोजन होने चाहिए, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन होने चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गया है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, मैग्नीशियम ने यहां HCl में से हाइड्रोजन को हटा करके मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया है। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे उदाहरण थे जिनमें विस्थापन हो रहा था। इन उदाहरणों के पश्चात कुछ बच्चों के मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम कैसे पता लगाएं कौन सी धातु किसको हटा सकती है और कौन सी किसको नहीं हटा सकती। जो धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, जो कम क्रियाशील होगी उसको नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आइए देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटाशियम, उससे कम क्रियाशील धातु है सोडियम, उससे कम धातु है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम क्रियाशील है जिंक धातु, जिंक धातु से कम क्रियाशील है आयरन, आयरन से कम क्रियाशील है टिन Sn, टिन से कम क्रियाशील है लेड धातु Pb, लेड धातु। लेड धातु ऐसे तो बहुत सारी धातुएं हैं लेकिन ये कुछ प्रमुख धातुएं हैं जो हमने यहां पर ले ली है। यहां जो हाइड्रोजन है वो लेड से कम क्रियाशील है, अर्थात ये जितनी भी धातुएं हैं हाइड्रोजन को हटा देंगी उसके विलयन से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सामान्यतः कई यौगिकों में मिलता है, जैसे जल है उसमें भी हाइड्रोजन है, एसिड्स है अम्ल उनके अंदर भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हटाना है तो हम धातुओं से अभिक्रिया करवाएंगे। तो अगर इनमें से कोई सी भी धातु है और किसी भी हाइड्रोजन वाले यौगिक से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वो सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अर्थात जैसे यहां पर दिया हुआ था HCl, HCl में देखिए हाइड्रोजन आ रहा है ना, और हमने यहाँ पे धातु ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन से ऊपर मौजूद है तो ये क्या करेगी, ये जो मैग्नीशियम है इस हाइड्रोजन को आसानी से हटा पाएगी। हाइड्रोजन अधातु है, ये याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद और भी कुछ धातुएं हैं, वो धातुएं हाइड्रोजन को वहां से नहीं हटा सकती हैं, अर्थात वो धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जैसे कॉपर, मरकरी, Hg, ये कॉपर और मरकरी दोनों ही हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। और भी है जैसे सिल्वर, इसके नीचे आ जाएगा सिल्वर Ag, और सिल्वर से नीचे आ जाएगा गोल्ड, गोल्ड से नीचे आ जाएगा प्लेटिनम। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे इनकी क्रियाशीलता श्रेणी जो है वह क्या हो रही है, घट रही है। और इन धातुओं को हमने इस प्रकार से क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। चौथी हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास चौथी प्रकार है अभिक्रिया। बहुत से बच्चे इस अभिक्रिया को बताते समय अक्सर गलतियां कर देते हैं, आपको नहीं करनी है, बड़ा ध्यान देना है। विस्थापन अभिक्रिया से अलग है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो उनका जवाब क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विस्थापन होते हैं। ये तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना।
वे अभिक्रियाएं जिनमें दो विस्थापन हो अर्थात दो बार विस्थापन हो, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो आपको क्या बताना है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक आयनों में टूट जाए और परस्पर उनके आयन बदल जाए, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए, पहले हम उदाहरण देखते हैं। मैं एक यौगिक ले रहा हूं ए और बी, ठीक। इसको मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं एक्स और वाई से। एक अभिकारक है यहां पर ए बी और दूसरा अभिकारक है एक्स वाई। इतना समझ आया? ध्यान देना है। ए बी को अगर हम तोड़ते हैं, ए और बी को अलग अलग करते हैं, तो यहां पर हमने मान लिया कि जो ए है वो धन आयन देता है टूटकर और बी जो है वो ऋण आयन देता है टूटकर। तो ए और बी दो धन आयनों में टूट जाता है। जो ए बी यौगिक है दो धन आयन और ऋण आयन दे रहा है, पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन एनायन। धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इस एक्स वाई का डिसोसिएशन करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या बनता है? तो यहां पर एक्स धन आयन बनेगा और वाई जो है वो ऋण आयन बनता है। इतना आपको याद रखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है? वह यह है कि जो यौगिक हमें दे रखा है वो सबसे पहले उसके आयनों में टूटेगा। ये ए बी यौगिक है तो ये इसके आयनों में टूटेगा। कौन कौन से आयन? कैटायन और एनायन, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा यौगिक है वो भी उसके आयनों में टूटेगा। दोनों आयनों में टूट गए। अब देखिए क्या होने वाला है। अब होने वाला ये है कि ये जो धनात्मक आयन है ना, ये जाएगा इस ऋणात्मक आयन के पास और धनात्मक और ऋणात्मक दो अलग अलग प्रकार के आवेश है। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित होने के बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे और जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो ए धनात्मक आयन है अर्थात कैटायन है, वो वाई ऋणात्मक आयन अर्थात एनायन के पास जाएगा और क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या बनेगा फिर? ए और वाई। अभिक्रिया होने के बाद क्या बन जाएगा? ए वाई। ये बनने वाला है ना। इसी प्रकार से एक आयन और बचा है, ये वाला देखिए, बी ऋणात्मक आयन बचा है, एनायन जो बी था। इधर ये कैटायन बचा है एक्स, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है। ये दोनों आपस में जुड़ जाने वाले हैं। बी नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव जब जुड़ेंगे आपस में तो क्या बनने वाला है? एक्स बी बनने वाला है। जो धनात्मक आयन होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो ऋणात्मक आयन होगा वो बाद में लिखा जाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अभिक्रिया से अब आपको समझ आ गया होगा कि द्विविस्थापन क्या होता है। देखिए, टूट गए ना आयनों में और फिर ये आयन क्या हो रहे हैं? परस्पर एक्सचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो क्या हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उसके आयनों में टूटते हैं और फिर परस्पर आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं। आयन के एक्सचेंज से फिर उत्पाद का निर्माण होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए, अब हम इसका एक रियल उदाहरण लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मैं यहां पर लेता हूं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 क्या होता है? AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक अभिकारक है। दूसरा मैं यहां पर एक और अभिकारक लेता हूं, सोडियम क्लोराइड NaCl। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास दूसरा अभिकारक है। AB की जगह क्या ले लिया है? AgNO3। XY की जगह क्या ले लिया है? सोडियम क्लोराइड। दोनों को अभिक्रिया करवाना है। क्या होने वाला है अभिक्रिया के दौरान?
अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले जैसे AB उसके आयनों में टूटा था ना, उसी प्रकार से जो सिल्वर नाइट्रेट है टूट करके अपने 2 आयन देने वाला है। देखते हैं कौन कौन से आयन, एक तो इसमें Ag है, एक NO3 है, तो ये टूट करके क्या देने वाला है, Ag प्लस देने वाला है, और क्या देने वाला है, NO3 नेगेटिव देने वाला है। तो इस प्रकार से सिल्वर आयन, सिल्वर कैटायन बनेंगे और नाइट्रेट एनायन बनेंगे, NO3 ऋणात्मक आयन और Ag पॉजिटिव आयन बनेंगे। ठीक है, अब इसको भी देख ले, सोडियम क्लोराइड कौन कौन से आयन देने वाला है, सोच के बता सकते हैं, बताइए। देखिए क्या देगा, एक तो इसमें Na है, सोडियम आयन देगा, और दूसरा क्या बनने वाला है, Cl नेगेटिव बनने वाला है, क्योंकि 2 ही तो है, एक सोडियम और एक क्लोराइड, तो सोडियम आयन दे देगा, क्लोराइड आयन दे देगा। तो सिल्वर नाइट्रेट टूट करके सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन दे रहा है, और सोडियम क्लोराइड टूट करके डिसोशिएट होकर के सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है। अब क्या होना है, अभिक्रिया में आगे क्या होना है, अभिक्रिया में आगे बहुत आसान सा काम होना है। सिल्वर जो कैटायन है जिन पर धनात्मक आवेश है वो जाएंगे किसके पास, एनायन के पास, जिसके पास ऋणात्मक आयन है, जिसके पास ऋणात्मक आयन है, और क्या बनेगा, AgCl, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद बनने वाला है AgCl। AgCl क्या होता है, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, और क्या बनने वाला है, और बनने वाला है, ये देखिए ये बच गया ना, NO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव भी जुड़ने वाले हैं। NO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव में पहले कौन सा लिखेंगे, Na पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na पॉजिटिव, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, NaNO3। पर याद रखना है पहले वो लिखना है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है, उसको पहले लिखना है। जैसे सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर को पहले लिखा AgCl, वैसे ही NaNO3 हो गई अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, बिल्कुल सी आसान थी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या बताते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। बहुत सीधा सरल रटा रटा आंसर उनके पास होता है, लेकिन वो गलत होता है। आपको बताना क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक पहले उनके आयनों में टूटते हैं और फिर आयन परस्पर बदल जाते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2। अब की बार मैं बहुत सारे उदाहरण ले रहा हूं, आपको कोशिश करनी है और बताना है कि अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होगा और कौन सी अभिक्रिया होगी। BaCl2 मैंने यहां पर लिया है, BaCl2 को क्या कहेंगे, बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, बेरियम क्लोराइड नाम है इसका, और इसको अभिक्रिया करवानी है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट आपका जाना पहचाना है, CuSO4। ठीक है, इसका मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है। इसको अभिक्रिया करवानी है बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनने वाला है, यहां पर बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड टूटने वाला है बेरियम आयन Ba2 पॉजिटिव आयंस में, और टूटने वाला है Cl नेगेटिव आयंस, जो 2 बनेंगे, 2 है ना Cl2, तो 2 आयन बनेंगे। बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो ये 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो कॉपर सल्फेट है ये भी टूट जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस में SO4 2 नेगेटिव आयंस, सल्फेट आयंस की 2 वैलेंसी होती है। अब क्या होने वाला है, इन दोनों अभिकारकों के आयनों का एक्सचेंज होने वाला है। बेरियम 2 पॉजिटिव आयन किसके पास जाने वाला है, नेगेटिव वाले के पास जाने वाला है, तो क्या बनेगा, BaSO4 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा,
और क्या बन जाएगा BaSO4। BaSO4 क्या होता है? Ba बेरियम, SO4 सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट। क्या बचा? क्लोराइड आयंस बच गए और कॉपर आयंस बच गए। CuCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2। बेरियम क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड बेरियम आयन क्लोराइड आयन में टूट जाएगा और कॉपर सल्फेट कॉपर आयन सल्फेट आयन में टूट जाएगा और फिर आयन आपस में बदल जाएंगे और नया उत्पाद बनेगा बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, 2 उदाहरण हो गए हैं। आइए अब लेते हैं तीसरा उदाहरण। और तीसरा उदाहरण मैं ऐसा उदाहरण लूंगा जिसको आप भी बता पाओ। जिस बच्चे ने यहां पर ध्यान दिया है वो अब अगली अभिक्रिया को तुरंत बता देगा। देखिए कौन सी अभिक्रिया है। मैं यहां पर ले रहा हूं HCl NaOH के साथ अभिक्रिया करवा देता हूं। NaOH क्या बनेगा आपको बताना है, क्या बनने वाला है। HCl NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनेगा। पहले तो मुझे यह बताओ कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसमें कौन कौन से आयन बनने वाले हैं। दिखाई दे रहे होंगे HCl, तो क्या बनेगा H+ और Cl नेगेटिव, ये आयन बनेंगे। NaOH कौन कौन से आयन देने वाला है। NaOH देने वाला है Na+ और OH-, Na+ और OH-, ये आयन देने वाला है। अब क्या होने वाला है, आयंस का एक्सचेंज अर्थात आदान प्रदान। देखिए ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, H और OH जुड़ेंगे तो क्या बनेगा HOH, H 2 बार हो जाएगा और एक O हो जाएगा। H 2 बार और एक O क्या बना H2O वाटर। दूसरा क्या था Cl था और Na था, Na और Cl ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा NaCl। NaCl अरे वही जिसका हम उपयोग करते हैं किचन के अंदर खाना बनाने में, सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम क्लोराइड बनेगा। और हाइड्रोजन और OH अभी मैंने बताया क्या बनेगा, जल, H2O बनेगा। देखिए कितनी सरल अभिक्रिया है ना। यह अभिक्रिया एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके नाम की दृष्टि से। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है इसका नाम, उदासीनीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीन, क्यों बोला इसको, देखिए HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH क्या है, क्षार, जिसको बेस कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार दोनों की अलग अलग प्रकृति है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया है तो ना तो अम्ल रहेगा और ना क्षार रहेगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना अम्ल ना क्षार, तो न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल से ही क्या बना है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उदासीन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रिया हैं, आपको इनमें से छांटना है किस अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। सबसे पहली अभिक्रिया है BaCl2 Na2SO4 रिएक्शन करता है BaSO4 प्लस 2 NaCl। दूसरी अभिक्रिया है CaO प्लस H2O, अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तीसरी अभिक्रिया है CuCl2 प्लस Pb, अभिक्रिया करके बनाता है PbCl2 प्लस Cu। ठीक है। चौथी अभिक्रिया है CuSO4, अभिक्रिया करता है H2S के साथ, बनाता क्या है Cus और H2SO4। एक और अभिक्रिया है ट्वाइस ऑफ PbNO3 ट्वाइस, हीट करते हैं तो बनाएगा ट्वाइस ऑफ PbO और 4 टाइम्स NO2 प्लस O2। अभिक्रियाएं आप नोट कर लीजिए और छांटिए कौन सी अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्विस्थापन अभिक्रिया।